Hello children, I hope you all are doing well. आज फिर से हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और पढ़ना क्या है उस टॉपिक का नाम हम सब अपने आप फाइंड करेंगे। पहले हम ये छोटी सी एक वीडियो देखते हैं, उससे हम सबको पता लगेगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए देखते हैं। अरे बच्चों, तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? मम्मी, हम बहुत बोर हो रहे हैं। अच्छा, आओ मैं तुम सब की बोरियत दूर करती हूँ। मैं कुछ पहेलियाँ पूछूंगी, तुम पहचान कर उनके सही उत्तर बताना। पहेलियाँ? हाँ, मम्मी पूछो। पहली पहेली है, खेल जगत से मिला इसे, जग से बहुत सम्मान, तोड़ रिकॉर्ड क्रिकेट के सारे, कहलाया भगवान। सचिन तेंदुलकर। अरे वाह, तुमने तो एकदम सही पहचाना। मम्मी, नील सचिन का फैन है, इसे क्रिकेट के बारे में बहुत जानकारी है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब अगली पहेली का उत्तर बताओ। बैठ नाक पर पकड़े कान, कौन है बोलो वो शैतान? आंटी ऐनक। शाबाश सोफी। अच्छा, अब मैं अगली पहेली पूछती हूँ। पिंक सिटी यह कहलाता है, हवा महल है इसकी शान, राजस्थान की है राजधानी, झटपट बूझो इसका नाम। मम्मी, इस पहेली का उत्तर है जयपुर। शाबाश अलीशा, तुम सब तो बहुत समझदार हो। अच्छा, अब एक और पहेली बूझो। जब भी तुम्हें सताती है यह, तुम आते हो माँ के पास, खाने का सामान मांगते, जल्दी बताओ इसका नाम। मम्मी, ये तो बहुत ही मुश्किल है, कुछ और हिंट दो ना इसके बारे में। अच्छा, जब ये सताती है तब तुम कहते हो कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं समझ गया, इसका उत्तर है भूख। शाबाश, तुमने तो सही उत्तर दिया। अच्छा बच्चों, क्या तुमने एक बात पर ध्यान दिया? किस बात पर? तुम सबने जो उत्तर दिए वे सब नाम शब्द हैं। पहला उत्तर था सचिन तेंदुलकर, यह एक व्यक्ति का नाम है। दूसरा उत्तर था ऐनक, यह एक वस्तु का नाम है। तीसरा उत्तर था जयपुर, यह एक स्थान का नाम है। चौथा उत्तर था भूख, यह एक भाव का नाम है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए सचिन तेंदुलकर, ऐनक, जयपुर और भूख संज्ञा शब्द हैं। आंटी, हमारी मैम बता रही थी कि संज्ञा के भेद भी होते हैं। हाँ सोफी, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा। तो पता चल गया आज का टॉपिक, यस, संज्ञा। तो हम सब ने जूम क्लास में भी ये देखा था और पढ़ा था, ऐसे ही हमने फाइंड किया। तो आज जिन बच्चों ने जूम क्लास अटेंड नहीं की थी उनको भी पता लग गया होगा टॉपिक का नाम। यस, तो आज हमने अभी सीख भी लिया संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये तो हम सबको पता है। अब आगे हम देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के बेटा 3 भेद होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देखो, एक सेंटेंसेस कुछ आए हैं स्क्रीन पर। हमने हिंदी में बातचीत की, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ताजमहल यमुना के किनारे है। तो हिंदी विशेष भाषा का नाम है, हिमालय विशेष पर्वत का नाम है, ताजमहल विशेष इमारत का नाम है। हम सबको पता है यमुना विशेष नदी का नाम है। तो बेटा ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा
कहते हैं, जहाँ पर्टिकुलर नेम होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं, एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब सारे नेमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, देखो भारत, देश तो बहुत सारे हैं विश्व में, संसार में, लेकिन पर्टिकुलर देश का नाम भारत। अब समझते हैं जातिवाचक संज्ञाओं को। जातिवाचक संज्ञा, मक्खियां गंदगी फैलाती हैं, कंप्यूटर खराब हो गया है, घोड़ा दौड़ रहा है। इन सब में बेटा, इन वाक्यों में मक्खियां, कंप्यूटर, घोड़ा, ये शब्द किसी विशेष प्राणी या वस्तु की नहीं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं हमें। तो जातिवाचक संज्ञाएं, इन्हें ही कहा जाता है। अब जाति, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मक्खियां, मधुमक्खी कहा होता तो उसका नाम था मधुमक्खी, है ना, तो फिर वो हो जाती क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ तो खाली मक्खियां हैं, मक्खियां तो सारी मक्खियां हैं, तो ये कॉमन हो गया वर्ड, यानी कि कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही कंप्यूटर, अब कंप्यूटर की कंपनी का नाम तो नहीं दिया ना, सारे कंप्यूटर एक से हैं। ऐसे ही घोड़ा, अब घोड़े के बारे में नहीं बताया गया, लाल घोड़ा, तेज दौड़ने वाला घोड़ा, सफेद घोड़ा, कोई उसकी विशेषता नहीं बताई गई। तो घोड़े तो सभी घोड़े होते हैं ना, तो ये कॉमन वर्ड है घोड़ा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। तो हमें अब समझ आ ही गया होगा जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। जातिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझेंगे, कॉमन, जिसे कॉमन नाउन कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे पक्षी, पक्षी सारे पक्षियों को कहा जाता है। फूल, सारे फूलों को फूल कहा जाता है। पाठशाला, आम, हिंदी, नेता, घर, ये सारे क्या हैं, कौन से शब्द हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण थे। अब हम समझेंगे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है। अब यहाँ पे एक वाक्य दिया है हमारी स्क्रीन पर, मनीषा को प्यास लगी है। दूसरा वाक्य, हमें अपने देश से प्रेम है, मुझे गर्मी लग रही है। तो ये सभी बेटा शब्द प्यास, प्रेम, गर्मी, ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज है, हमारी बॉडी के रिएक्शन, एक्शन है। अब ये जब बॉडी हमारी फील करती है किसी चीज को, तो वो क्या होते हैं, वर्ड्स भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्यास लगना, ये तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है ना, हमें प्यास लगती है, या हमें किसी बच्चे के ऊपर या अपनी मम्मा पापा के ऊपर प्यार आता है, प्रेम आता है, अपने देश के ऊपर के लिए हम प्रेम करते हैं। अब गर्मी हमारी बॉडी फील करती है ना, आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी सर्दी है। तो ऐसे जो शब्द हैं, जो जिनको हमारी बॉडी महसूस करती है, फील करती है, वो क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जैसा कि दिया भी है, जहाँ प्यास, प्रेम, गर्मी शब्द व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों के नाम न होकर केवल भावों के नाम हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। अब कुछ इनके भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब इनके उदाहरण हैं कुछ, वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। सर्दी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी, क्रोध, मित्रता, ये सभी दया, वीरता, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण थे। अब हम दो संज्ञाएं इनके अतिरिक्त और भी होती हैं। हमने 3 संज्ञाएं पढ़ी, 3 संज्ञा के 3 भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन इनके अलावा भी बेटा
दो और भेद होते हैं। वो कौन से हैं? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक। यानी कि समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन। हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, तो आइए इन्हें भी समझते हैं कि ये क्या है। अब देखते हैं समूहवाचक कलेक्टिव नाउन यानी कि ग्रुप, जहाँ पे एक ग्रुप के लिए शब्द यूज किया जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, भारतीय सेना आगे बढ़ी, तो सेना में सैनिक बहुत सारे हैं। बच्चों की टोली नाचती है, ये बच्चों का ग्रुप है, वो सेना सैनिकों का ग्रुप है। कूड़े का ढेर, सेना, टोली, ढेर शब्द किसी ना किसी समूह को सूचित कर रहे हैं, ग्रुप को बता रहे हैं, इसलिए इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा गया है, यानी कि कलेक्टिव नाउन। अब समूहवाचक संज्ञाएं, ये तीनों वर्ड्स हैं। अब जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके भी। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। भीड़, लोगों की भीड़, लोगों का समूह। परिवार, परिवार के सदस्य। गुच्छा, दल, गड्डी, गट्ठर, मंडली, जुलूस, ये सभी ग्रुप हैं, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखते हैं या वस्तु से। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में समझते हैं। मटेरियल नाउन, हार सोने का है, सोना एक मटेरियल है। पेट्रोल मटेरियल है। रोटी पर घी, घी एक मटेरियल है। तो ये सभी क्या हैं, इनको क्या बोला जाता है हिंदी में बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, पेट्रोल, घी शब्द वैसे तो संज्ञा शब्द ही हैं, लेकिन हम गिन नहीं सकते, इन्हें नाप तोल नहीं सकते, इसीलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा में गिना जाता है। हम सबको समझ में आ ही गया होगा। मटेरियल नाउन भी हमने पढ़ा है इंग्लिश में। धातु, द्रव्य या पदार्थ को सूचित करने के कारण इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनके भी उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनसे और समझेंगे। जैसे चांदी, आटा, तेल, चीनी, लोहा, तांबा, पानी, मिट्टी, दूध, चाय आदि। अब इनको तो हमने समझ लिया बेटा। अब हम समझ चुके हैं संज्ञा के भेद कितने हैं। अब हमने भाववाचक संज्ञा बनानी भी सीखनी है, वो सीखते हैं। चलिए, अब भाववाचक संज्ञा कितने तरीके से बनाई जाती है पहले वो जानेंगे। भाववाचक संज्ञा बेटा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, शील, अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनके बनाने के तरीके कितने होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण निम्नवत तरीकों से होता है। चलिए आइए देखते हैं ये तरीके कौन से हैं। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। नंबर 2, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। नंबर 3, विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। नंबर 4, क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। एंड नंबर 5, अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। चलिए अब आगे देखते हैं हम। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा है ये, मित्र शब्द जातिवाचक संज्ञा का है, इससे क्या बनेगा, मित्रता शब्द बन जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए, कर्ण की मित्रता ने सभी को नतमस्तक कर दिया। इस मित्रता शब्द को कैसे हम यूज करते हैं, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, वो भी हमने समझा। अब आगे हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, अन्य उदाहरण। वो कौन कौन से हैं, जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक संज्ञा और बना सकते हैं। गुरु से हम गौरव बना सकते हैं, गौरव बनेगा। दानव से दानवता शब्द बनेगा। नेक्स्ट है, बंधु से बंधुत्व शब्द बनेगा। अब कुछ और शब्दों के सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब ये कैसे बनती हैं वो भी समझते हैं। जैसे एक से एकता,
अब ऐसे शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द कहाँ यूज होते हैं ये समझते हैं। अब एकता शब्द हम अक्सर यूज करते हैं। हमें आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि एकता में बहुत बल है। अब हमें समझ आ ही गया होगा कि इन भाववाचक संज्ञाओं का हम कैसे प्रयोग करते हैं। अब सर्वनाम के कुछ उदाहरण और भी हैं। निज से निजत्व भाववाचक संज्ञा बनी, सर्व से सर्वस्व बनी, अब मम से ममता बनी। ये सारे सर्वनाम शब्द थे। इनसे हमने सीखा कैसे भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। ऐसे विशेषण से कुछ शब्दों को सीखते हैं। विशेषण स्वस्थ से क्या बना? स्वास्थ्य। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। ये हमने एक उदाहरण द्वारा समझा कि कैसे प्रयोग किया जाता है इन भाववाचक संज्ञाओं का। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। विशेषण शब्द हैं ये। निपुण, निपुण से बना निपुणता। नम्र, नम्र से बना नम्रता। न्यून, न्यून से बना न्यूनता। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब क्रिया से, क्रिया शब्दों से कैसे बनती हैं? अब खेलना से क्या बन गया? खेल। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? देखो, यह खेल बहुत रोमांचक रहा। अब समझ में आ ही गया होगा कि ये क्रिया की भाववाचक संज्ञाएं कैसे प्रयोग की जाती है। कुछ और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। वो कौन से हैं देखते हैं। चलिए, क्रिया शब्द जीना, जीना से जीवन। पूजना से पूजन। बैठना से बैठक। अब आगे देखते हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अव्यय शब्दों से, अव्यय शब्द दूर, क्या बन गया? दूरी। अब इसका प्रयोग देखते हैं। इस गांव से शहर की दूरी अधिक नहीं है। अब दूरी शब्द का प्रयोग हमने कैसे किया ये भी जाना। अब कुछ अन्य इसके एग्जाम्पल जानते हैं, देखते हैं। अव्यय शब्द समीप, समीप का सामीप्य। शीघ्र से शीघ्रता। निकट, निकटता। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ ये पार्ट सबकी समझ में आ गया होगा। अच्छे से सबने समझा। और अब आपको इस पार्ट से संबंधित एक वर्कशीट दी जाएगी जिसका कार्य आपने बहुत अच्छे तरीके से करके मैम के पर्सनल नंबर पर भेजना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।